हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग क्लास दर क्लास आगे बढ़ रहे हैं और इन दिनों मैं आपको क्लास एनसीईआरटी की दे रहा हूं, जो कि पूरी फुल टू ग्रामर सीरीज है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ग्रामर सीरीज 6 to 12 तक के सभी बच्चों के लिए, मतलब कि अगर आप 6 क्लास में हैं या आप मान लीजिए छोटी भी क्लास में हैं, 1 to 5 में है, तब भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है, आईसीएसई बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है या बिहार बोर्ड का है या झारखंड बोर्ड का है, वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी उठाई है। ये एनसीईआरटी आपको किसी भी बोर्ड में चलेगी। एनसीईआरटी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एनसीईआरटी कॉमन बुक्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, और इसका सारा का हूबहू सिलेबस आपकी लोकल बुक्स जितनी होती है, जो आपके स्कूल बेसिस पे चलाई जाती हैं, उनसे मिलती जुलता है। और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक होती है, मतलब कि अगर आप इसको पढ़ के आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारा का सारा टॉपिक इसी एनसीईआरटी बुक से आता है। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और साइंस और मैथ, इनकी भी एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए और आपको उनसे भी बेनिफिट होगा। मतलब अभी आप क्लास 6 की पढ़िए, 7 की पढ़िए और धीरे धीरे इंटर तक जाइए, आपको अथाह सागर मिलेगा उसमें। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश तो मैं देख लूंगा, ग्रामर भी देख लूंगा, और बाकी आपका जो अलग सिलेबस है जिसमें आपकी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो बता दूंगा वही आएगा पेपर में। लेकिन आपको साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप इसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र और मैथ और साइंस, इसकी भी एनसीईआरटी एक एक करके खरीद लीजिए। एनसीईआरटी बिल्कुल सस्ती आती है, 100 रुपए की आती है, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए, और उससे भी सस्ती आती है 65-90, या सेकंड हैंड किसी बुक सेलर के पास मिल जाए तो वहां से ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट आपको आने वाली एग्जाम, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, जो भी आपका एग्जाम होगा, यूपीएससी या पीसीएस, बिहार पीसीएस, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, तो आपको वहां एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं उठ के चला आएगा कि मान लीजिए भूमध्य सागर कहाँ है, तो कहीं भूमध्य सागर पीछे है तो पीछे लिख के चला आया, नहीं, रीड बिटवीन द लाइन वो लोग चलते हैं। मतलब आपको पूरा थॉरली उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप उसके जाके क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो आइए अपनी क्लास पर आते हैं, और आपको जो हमने अभी बताया उस पर गहन अध्ययन कीजिएगा और समझने की कोशिश करिए कि ये बात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। तो देखिए, मैं पिछली क्लासों को आपको बता दूं कि मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन के बाद जेंडर और पर्सन, और फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाया। प्रोनाउन में मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सारे पढ़ा दिए। अभी तक जितने भी क्लास को नहीं देखा है पुरानी क्लास को, वो जाके देख ले और समझने की कोशिश करें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार समझ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के रूल्स पे। पिछली एक क्लास जो कि मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसमें मैंने 10 रूल्स प्रोनाउन के डिस्कस किए थे। अब आप लोग कह रहे होंगे, क्लास जिन्होंने देखी होगी और सोच रहे होंगे कि सर ये वाले रूल्स तो सर क्या आएंगे, क्या हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में आएंगे? हाँ, आएंगे। और इन रूल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए, अब एसएससी के पेपर्स में एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है क्या? 6 क्लास का बच्चा एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ता है क्या? पढ़ता है। 6 क्लास का बच्चा एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ के जब ग्रेजुएशन करके एसएससी सीजीएल या 10+2 दे रहा होता है, तो उसको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट नरेशन मिलता है। अब वो बच्चा ये कहते हैं कि 6 क्लास में सर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था, तो इसका गवर्नमेंट जॉब से क्या लेना देना? नहीं। आप अगर पेपर उठाए, अपने बड़े भाई बहनों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप 6 क्लास में जो भी ग्रामर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वही ग्रामर आपके आने वाले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताएंगे कि कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, कहाँ पे नाउन, कहाँ पे सिंगुलर, कहाँ पे प्लूरल। ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में और यूपीएससी यानी आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में बनते हैं। और आपको अभी से थॉरली जो है बिल्कुल एकाग्रता के साथ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो आइए, पिछली क्लास में हमने कुछ 10 रूल देख लिए थे। अभी तक चैनल को किसी ने शेयर ना किया हो तो पहले तो शेयर करके आइए।
और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे वैसे देखिए आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी, मतलब ताला, चाबी से तो खोला जाता है ना। तो ताला आपका किस्मत का खुल जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में 10 रूल्स देखे, आइए कुछ रूल्स और देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई मस्ट से, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और मैं जितने भी रूल्स आपको प्रोनाउन के करा रहा हूं, ये रूल्स आपको याद कर लेने चाहिए और साथ ही साथ इन रूल्स की एक कॉपी भी बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स जो इस प्रकार है। प्रोनाउन के रूल्स हम लोग लगातार समझते हुए चल रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने प्रोनाउन के रूल कुछ 10 समझे। आज हम कुछ फिर 10-12 प्रोनाउन के रूल समझने जा रहे हैं। ये प्रोनाउन के रूल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप इन प्रोनाउन को रूल्स को अभी से मेमोराइज करने लगेंगे, अभी से इसको लर्न करने लगेंगे, तो आप आगे जाकर इसकी अच्छी सी एक नोट्स बुक बना लेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में उनका अप्लाई करके और इंप्लीमेंट करके उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है कि पिछली क्लास में हमने जो रूल देखे उसके बाद एक रूल हमने फिर से देखना चाहा, कि रूल है कि हु का प्रयोग, यानी कि हु जो होता है, हु, WHO, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जितने होते हैं, हु, व्हाट, हुम, इनका प्रयोग सब्जेक्ट, यानी हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, तो आइए देखते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास। रूल नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 कहता है कि हु का प्रयोग, हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी हु का प्रयोग कहां किया जाता है? सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। हमने अगली पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हु, हुम, विच, हुज, वेयर, व्हाट, इन सबको हमने पढ़ लिया था। तो उसी में एक होता है हु। मैंने ये आपको प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाते हुए भी समझाया था कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कैसा कैसा उसमें क्या कहते हैं सेंटेंस होगा जो उसको बताएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो एक लिख लेते हैं कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। हु आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब कौन क्रिकेट यानी मैच खेल रहा है, कौन मैच खेल रहा था। इज एम आर तो किस में आएगा? साथ ही में आएगा क्या? इज एम आर नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इज एम आर। ठीक है, तो कौन खेल रहा है, तो हु आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो यहां सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए अगर मैं बोल दूं यहां पे कि राम आर प्लेइंग क्रिकेट या द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, तो पता चल जाएगा, सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि नहीं। तो क्या लिख देंगे? द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है कि नहीं, तो आर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या कह रहा था कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा तो हमें पता चल गया। अब अगला हमारे पास रूल नंबर 2 कि whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक देख लेते हैं कि whom has he invited, whom has he
invited, whom has he invited। ठीक है, तो इसका क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि whom has he invited, उसको किसने इनवाइट किया, तो अभी पता चल जाएगा कि उसको किसने इनवाइट किया। तो he has invited his friend, यानी कि उसने किसको बुलाया, दोस्तों को बुलाया। तो होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब तुम कहोगे कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सर कैसे आएगा और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, अब कहेगा फाइंड द सब्जेक्ट, अब तुमको कहेगा फाइंड द सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट तुमको बनाना पड़ेगा, तब जाके तुमको पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे सामने क्या है, इसको साफ कर देता हूं। साफ क्या कर देंगे, यही कर देंगे, नीचे एक साफ कर देते हैं ना। देखो नेक्स्ट रूल क्या है, देखो भैया नेक्स्ट रूल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ही एंड आई का प्रयोग, ही एंड आई का प्रयोग सब्जेक्ट, ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के, ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ही एंड आई का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में होता है। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव किसका, वी, आवर, अस, आवर्स, themselves का यूज होता है। यानी कि ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव वी, अवर, अस, आवर, देमसेल्व्स का यूज होता है। सेंटेंस देखिए फिर समझिए कि कैसा मैंने बताया। अब क्या है सेंटेंस, क्या है, ही एंड आई, तो ही एंड आई आ गया। अब फिर डू अवर लेशन देमसेल्व्स। ठीक है, डू अवर रिलेशन अवर सेल्फ, क्या होगा, अवर का क्या होता है, अवर सेल्फ, सॉरी। ठीक है, अवर का क्या होगा, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ। ही एंड आई डू अवर आ गया यहाँ पे, किसके रूप में होता है, ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन वी, अवर, अस, आवर, देमसेल्व्स का यूज होता है, तो अवर का यूज हो गया। तो अवर का क्या होता है, अवर सेल्फ ही तो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। इसको एक एक करके समझते जाइए और जो है चीजों को लिखते भी जाइए, क्योंकि लिखने से चीजें जल्दी समझ में आती है। अगला रूल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर, यानी अगला रूल क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, यानी कि रूल नंबर 4, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तुलना हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज तुलना के लिए प्रयोग होता है कि नहीं, एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद
ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन का यूज होता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। आई लव यू एज मच एज हिम। क्या है? आई लव यू एज मच एज हिम। देखिए, अगर यहां सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है, और आपको कहे करके क्या आएगा? ये आएगा करके, मतलब आपको ये करके आएगा। क्या होगा सेंटेंस? आई लव यू एज मच एज ही। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर 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 सर ने बताया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना, एज मच एज यू एंड हिम, दो ऑब्जेक्ट हो गए। एज देन के बाद, एज देन की जगह क्या है? एज देन के बाद देन या आ जाए या एज आ जाए। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन एज मच एज ही, तो ही क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा? हिम होगा। समझ गए? तो इतनी सरलता से ये जानते हो, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे सिंपल लिखा होगा और ही लिख देगा, और तुमको कहेगा कि एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन होते हैं वो, और तुमको कहेगा कि इसको सही करो, सही करो। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 56,000 की सैलरी, 2 नंबर का क्वेश्चन, और तुमको बताएगा कि सही करो। अब तुमको समझ में आएगा, अगर तुमने रूल रटे हैं तो तुम यहाँ पे हिम की जगह क्या कर दोगे, या ही की जगह क्या कर दोगे? हिम कर दोगे, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। क्या? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी तुलना की जा रही है। किसके? एज से पहचान लिया कि एज मच एज, आई लव यू एज मच एज हिम, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होने के बाद उसको क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। अगला देखते हैं रूल। अगला रूल क्या है? अगला रूल है कि जीरेंड यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। जीरेंड आप लोग जानते हैं ना? जीरेंड, जीरेंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी, है ना? जीरेंड क्या होता है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी के बाद, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जीरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। जीरेंड यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, अगर मेन वर्ब प्लस आईएनजी कहीं मिल जाए तो वो जीरेंड होता है, पहली बात। के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। अब एक जीरेंड ले लेते हैं। जीरेंड क्या ले लेते हैं कि टॉकिंग, ठीक है, ये देखो, टॉक मेन वर्ब आईएनजी लगा दिया, टॉकिंग। अब क्या है? ही टॉकिंग, ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वॉज नॉट प्रेजेंट, सही है ना? टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्रेजेंट, सही है कि नहीं? क्या कह रहा है? जीरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन 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 का यूज होता है ना? तो सेंटेंस भी लिख दिया, टॉकिंग ही वॉज नॉट प्लेजेंट, ठीक है, सही है कि नहीं? हमको जीरेंड मिल गया। और लेकिन 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 सर, बस यही गलती कर देते हो तुम लोग। क्या गलती कर देते हो? कि तुम लोग ये नहीं देख रहे हो रूल, जीरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, और ये क्या है? ये क्या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ये होगा, हिम। तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट। इसीलिए कह रहा हूं, मैं कहता चला जा रहा हूं, हाँ ये सही है, सही है, हाँ ये भी सही है, वो भी सही है। तुम कहोगे हाँ सर सब सही है, आप पढ़ा रहे हो तो सब सही होगा। नहीं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं। जीरेंड मेन वर्ब की आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, यानी टॉकिंग। ऐसे ही आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। मैं जानबूझ के आपको ऐसे में डाल रहा हूं कि आप खुद समझे,
कुछ ही बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, हाँ लिखवा दो, लाओ लिख ले। आप जाके काटे होगे कि जो है नहीं, अरे गलत हो गए। टॉकिंग ही कैसे आ जाएगा? ही तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा? हिम, क्योंकि रूल ही कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है किसके बाद? जीरंड। ये जीरंड हो गया हमारा टॉकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है? ही का क्या होता है? हिम, है ना। और इसका क्या होता है? हिज, होता है कि नहीं? तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव नहीं हो गया। इसको टेबल को याद कर लो, पिछली क्लास जो लोगों ने अभी न देखी हो वो देख लो जाके, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है कि ये रख लो रूल नंबर 6। तो अगला क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब फर्स्ट। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव के पहले और बाद, इन्फिनिटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। इसको अच्छे से देखो, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझे? नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ, और यहाँ पे मेरा चाणक्य बैच चलाना सब वेस्ट हो जाएगा। प्रोनाउन की पहली और दूसरी क्लास अच्छे से थॉरली देखिए जाके, और उसमें समझने की कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं। ये वाली टेबल रट लो, ही का हिम, हिज, सी का हर और हर्स, है ना, दे का देम, डियर्स, ये रट लो जाके। तो क्या कह रहा है? इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज होता है। अब कैसे? एक सेंटेंस ले लेते हैं कि आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर टू, ये तो गलत हो गया ना, हाँ गलत अभी करता है, रुक जाओ। टू कम हियर, ये कैसा सेंटेंस लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखने में? आई रिक्वेस्टेड हर टू कम, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, सेंटेंस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नहीं? बढ़िया, बिल्कुल ताजा ताजा सेंटेंस है। अरे मूर्खो, ये सी क्या है? सी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है कि नहीं? तो यहां क्या आएगा? इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे शी, हर और हर्स। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो यहां क्या है? आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। तो क्या हो गया? इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई रिक्वेस्टेड। ये क्या हो गई? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आइए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई टू कम, है ना। आई रिक्वेस्टेड तो वर्ब है, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कि नहीं? देखो ये इन्फिनेटिव है कि नहीं? ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, ये इन्फिनेटिव हो गया। कह रहा है कि इन्फिनेटिव के पहले या बाद में, यहां बाद में कुछ है नहीं, पहले है केस, तो यहां पे किसका यूज होगा? यहां पे यूज होगा किसका? हर का। क्यों? क्योंकि हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे समझते चलो, ये समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा। और तुम लोग क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस रटोगे है नहीं, तो फिर बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया, सर पढ़ाए तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं आया सर। अरे समझने की कोशिश करो कि रूल एक तो रटो, पहले पहले रूल जितने लिखवा दे उसको रटने की कोशिश करो। अगर रटोगे नहीं तो भैया बहुत कठिन हो जाएगा, है? नौकरी कैसे मिलेगी? है ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, तो रटना तो पड़ेगा ही यार। तो पहले रूल रटो, है ना। तो क्या कह रहा है कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद और पहले किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। अब इसमें एक और दो कुछ देख लेते हैं रूल, ठीक है। अब क्या है? एक रूल और क्या है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट, ये ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट क्या होता है? छोड़कर, मतलब किसी चीज को छोड़कर। के बाद
ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी। एवरीवन EVERY everyone attended party. Everyone attended the party except 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 he। है ना? क्या सेंटेंस सही है कि गलत है ये बताओ। पहले सेंटेंस सही है कि गलत है ये बताओ। क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, और यहां यूज क्या किया जा रहा है? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो ये गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? सही से देखो, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ये सारे रूल्स हैं, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं, इनको रटना ही पड़ेगा, तुमको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये तो तुम जानती हो। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही जैसे आया आगे एक्सेप्ट लगा है, यानी उसको छोड़कर वन ही आया, तो आगे क्या लिखा है? एक्सेप्ट लिखा है। हम रूल पे चले जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है एक्सेप्ट के बाद, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या हो गया? हिम हो गया। अब एक और रूल देख लेते हैं, ठीक है? एक रूल और देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझते चलो, ठीक है? एक रूल क्या कहता है कि ईदर ऑफ ईच ऑफ either of neither of, है ना? each of, either of, neither of के बाद प्लूरल के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक। ईच ऑफ अ बॉय हैज अ notebook। Each of the boy has a notebook, है ना? क्या है? Each of the boy has a notebook। अब चलो देखते हैं क्या कह रहा है। Each of, either of, neither of के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। बॉय क्या है? बॉय है सिंगुलर, तो ये कट गया, इसकी जगह क्या लिख देंगे? बॉय। ये सही है, ठीक है? देखो ऐसा सेंटेंस आएगा एरर डिटेक्शन में, और तुमसे कहेगा कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ये तुमको रट के जाना है, तुमको पता होना चाहिए, तब तुमको सेंटेंस एक मिलेगा। ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक। देखो ये मैं आपको एकेडमिक, आपके 6th से 12th की एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अभी करा दे रहा हूं, कि अभी से आप पढ़ते चलिए, तब आगे जाके सफलता मिलेगी। और यही सब टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ये सब टीचर नहीं पढ़ाते। वो मोटा मोटा तुमको पढ़ाएंगे और कहेंगे लाओ मेरा 1500 रुपए लाओ महीने का, 500 रुपए लाओ, और बेवकूफ बनाते हुए आगे बढ़ते रहते। ठीक है? अपने ट्यूशन के टीचर से भी कहिए कि सर हमको प्रोनाउन के रूल भी पढ़ाइए। अपने कोचिंग के टीचर से भी पढ़ाइए कि हमको अभी से पढ़ाते चलिए प्रोनाउन के रूल। हालांकि मेरे यूज में नहीं है, लेकिन हमको अभी से और तुरंत पढ़ाइए सर, हमको पता तो चले कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो आगे कहाँ यूज आएगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो क्या हो गया? ईच ऑफ द बॉयज, क्योंकि प्लूरल नाउन है, हैज अ नोटबुक। ठीक है? देखो क्लास को अच्छे से देखने की कोशिश करो, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करो कि सर क्या बता रहे हैं और सर किस चीज के लिए क्या समझा रहे हैं। देखो जितना भी रूल ये सब है,
ये आपके एकेडमिक यानी 6th से 12th तक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, एज वेल एज ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो आप आगे जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आगे जाके बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल होगा। अब मेरी बात मानिए, यही सब आता है रूल, और बच्चे एसएससी के एग्जाम में सालों तैयारी करते रहते हैं और उनका नहीं हो पाता है। अच्छे से पढ़ना पड़ता है, इंटॉनिस सिनोनिम्स पढ़ना पड़ता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, कमरे के अंदर बैठना पड़ता है, और एक लैंप के नीचे पढ़ना पड़ता है, 2 रोटी खाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी नौकरी मिल जाती है, ऐसे थोड़ी लोग तुमको फिर कहेंगे भैया भैया, अभी कहते हैं धीरे इंदिरा, फिर क्या कहेंगे, भैया भैया कहेंगे, है ना। तो पढ़ना पड़ता है, तो अभी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी की जो ग्रामर सीरीज चल रही है उसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी चीज अगर सुनना हो, समझना हो, जानना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। कुछ बच्चे वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे सर मैंने मेहनत तो सर इंटर तो बहुत की सर, लेकिन बेरोजगारी का आलम था सर, ये मोदीवा नौकरी नहीं दे सर। अरे तुम नौकरी लेना ही नहीं चाहते तो वो नौकरी देना ही नहीं चाहेगा। आ तो रही है एग्जाम में, जो इंटर पास होके बच्चे निकले हैं 10+2 भर दे एसएससी का, नहीं भरेंगे क्योंकि आता नहीं। 10+2 में बैठोगे तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कितने पानी में हो। मैं पसीने से ऐसे ही नहीं भीग रहा हूं, आपके लिए भीग रहा हूं कि मैं आपको आखिरी सांस तक पढ़ाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा, और देखता हूं कौन मुझे रोकता है, कोई नहीं रोक रहा है। तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो आप भी पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए कि सर क्या पढ़ा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग नाउन प्रोनाउन के कुछ रूल्स और देख लेंगे, अगर होंगे तो इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी देख लेते हैं क्या है। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।